Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 5. The chapter name is Rulers and Buildings. So let's here start this chapter. As figure 1 shows that the first balcony of the Qutub Minar, the Qutbuddin Aibak, had this constructed around 1199. अब देखिए जो फर्स्ट इमेज जो शो की गई है फिगर 1 की, ये जो है ये कुतुब मीनार की है, उसका बालकनी पार्ट जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 1199 में. Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and the geometrical designs. Can you find two bands of the inscription under the balcony? उन्होंने कहा है कि अब जो है आप ये पैटर्न जो क्रिएट किया गया है बालकनी में, इसको अच्छे से देखिए. जो इसमें स्मॉल आर्क्स बनाए गए हैं, ये एक जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है जो कि 2 बैंड्स का इंस्क्रिप्शन है अंडर द बालकनी. इसके साथ साथ आगे देखिए क्या बताया गया है. कैन यू फाइंड these are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and the angular. Placing an inscription on such a surface required a great precision. Only the most skilled craftsman person could perform this task. Remember that very few buildings were made of a stone or a brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar on observes in the 13th century? अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का ये बैंड बनाया गया है काफ़ी इंस्क्रिप्टेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे के इस पर बनाया गया और ये इतना इजी नहीं है. काफ़ी बेस्ट क्राफ्ट पर्सन जो होगा, जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होगा, उसी के लिए ये पॉसिबल है इस तरह का टास्क जो है परफॉर्म करना. इवन इसमें जो बिल्डिंग है, इस तरह की कई सारी ऐसी जो कुछ बिल्डिंग्स हैं उनमें जो ब्रिक्स यूज़ की गई है वो करीबन 800 साल पुरानी ब्रिक्स हैं. एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये 13th सेंचुरी से जो है कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है. और ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है जब लोग जो भी ऑब्जर्वर्स हैं, जो भी ऑब्जर्वर कुतुब मीनार को देखने आते हैं उनके लिए. Between the 8th and the 18th century, kings and their officers built two kinds of structure. The first were fort and palaces, garden, residences, and the tombs. Like a safe, protected, and the grandiose places of a rest in this world. And the second were a structure meant for a public activity, including temples, mosques, tanks, wells, and the caravansaries and the bazaars. Kings were expected to care for their subject, and by making the structure for their use and comfort, ruler hoped to with their praise. And the constructions activity was also carried out by others, including a merchant. They built a temples, mosque, and the wells. However, the domestic architecture, large mansions, which is the हवेलीज ऑफ अ मर्चेंट, हैज़ सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th सेंचुरी. अब देखिए यहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि जो भी किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जैसे कि मंदिर है, मस्जिद है, या और भी तरह के जो दूसरे टेम्पल हैं, उन सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि सारी चीज़ें प्रॉपरली बने, ताकि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो भी उनके बेसिकली हम कह सकते हैं जो भी उनकी प्रजा है, उनको वो सारी फैसिलिटी मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें और वो किंग को क्या करें, प्रेज़ करें, यानी उनकी प्रशंसा की जाए कि वो कितनी अच्छी तरह से सारी चीज़ें मैनेज करें. और किंग भी जो है इसी पर्पज़ से कई सारी चीज़ें करते भी थे ताकि लोगों की सहूलियत के लिए उनकी जितनी भी फैसिलिटी उनको चाहिए, जो भी उनकी सहूलियत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें जो है उनको टाइम से टाइम प्रोवाइड की जा सके. और इसके साथ साथ जो भी चीज़ें ये बनवाते थे, जो भी वेल्स या मॉस्क या जो भी टेम्पल्स बनवाए जाते थे, ये मर्चेंट द्वारा बनवाए जाते थे. और जो भी मैंशंस होती थी, हवेली, ये काफ़ी ज़्यादा जो भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर्स होते थे वो बनाते थे. जो मैंशन है उन्हें हवेलीज़ के नाम से भी जाना जाता था और ये जो है 18th सेंचुरी में ये सर्वाइव किए थे. नाउ वी सी द इंजीनियरिंग स्किल्स एंड द कंस्ट्रक्शन. अब जो भी सारी चीज़ें बनी हैं उसके पीछे किस तरह का इंजीनियरिंग स्किल है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हम सारी चीज़ें अब यहाँ देखेंगे. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing a wooden beam or a slab of a stone across the 4 walls, but the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires a more sophisticated skills. अब देखिए यहाँ पे जब हम मोनूमेंट्स और बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो इनको बनाने में जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है या जिस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा
स्किल्ड है, जिस तरह की वुडन बीम या स्लैब बनाई गई है स्टोन्स के क्रॉस, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। और ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट तब हो जाता है जब बड़े बड़े रूम्स में ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि तब बहुत सारे सुपर स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे लोगों को इलेबोरेट करके इन सारी चीज़ों को जो है परफॉर्म करना पड़ता है। Between the 7th and the 10th century, architects started adding more rooms, doors and the windows to the building. Roof doors and the windows were still made by placing a horizontal beam across the two vertical columns, a style of architecture called a trabeate or the corbelled. Between the 18th and the 13th century, the trabeate style was used in the construction of a temple, mosque and the tombs and in building attached to the large stepped wells. अब देखिए जो 7th और 8th 10th सेंचुरी के बीच की बात की गई है, तो इस टाइम पे जो है जो भी आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा रूम्स, डोर्स, विंडोज़, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग में बनाना शुरू किया। मतलब रूफ़ जो है वो होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए, जो बीम है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल कॉलम्स चाहिए। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें जो है क्या हुई, बहुत ज़्यादा इनको बनाई गई और इस चीज़ों को वहाँ पे बढ़ावा मिला। इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं ये जो टेंपल या मॉस्क होती थी ये इन बिल्डिंग से अटैच्ड बनाई जाती थी, काफ़ी लार्ज स्टेप्ड बेल्स बनाए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन इस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से हुआ था। Now as you can see the another page, the temple construction in the early 11th century. अब किस तरह का टेम्पल, आपने इस तरह के कई सारे टेम्पल जो है साउथ में या फिर अपने जहाँ पे भी आप लिव कर रहे हैं उसके आसपास आपने देखे होंगे। तो इस तरह की डिज़ाइन जो यूज़ की जाती थी ये ज़्यादातर अर्ली 11th सेंचुरी में की जाती थी। अभी चलिए हम देखते हैं इस टेम्पल के बारे में जो बताया गया है। द कांद्रिया महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग धनादेवा ऑफ द चंदेला डायनेस्टी. Figure 3b is the plan of the temple and the ornamented gateway led to an entrance and then the main hall where the dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main shrine, which is the Garbhagriha, and this was the place for the ritual worship where the only king and his immediate family and the priest gathered. अब देखिए ये जो जिस तरह का मंदिर का डिज़ाइन बताया गया है, जैसे वहाँ पे पहले एंट्रेंस है, उसके बाद थोड़ा एक पैसेज दिया गया जहाँ पे डांस परफॉर्म किया जाता था, उसके बाद जो है वहाँ पे एक गर्भगृह दिया गया जहाँ पे भगवान होते थे और उनकी पूजा की जाती थी। तो वहाँ पे किंग और उसकी इमीडिएट फैमिली ही जो है वो रहा करती थी। तो इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं टेम्पल से रिलेटेड कि वो किस तरह का होता है। ये फिगर को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, दैट कैन बी योर होमवर्क एज यू नीड टू रीड ऑल दिस थिंग्स, द टू ऑफ दिस फिगर. And now here we see the two technological and the stylistic development are the noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and the windows was sometimes carried by arcs, and this architectural form was called the arcuate. अब देखिए जिस तरह का डिज़ाइन या जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है डेवलपमेंट के लिए, ये काफ़ी नोटिसेबल थी 12th सेंचुरी के बाद से। और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ये विंडोज़ और डोर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें होती थी, जो भी आर्किटेक्चर जिस तरह से इसे यूज़ करते थे, ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होती थी और ये काफ़ी टाइम से जो है ये कैरीड होते हुए आ रही है आर्क्स के द्वारा। और ये जो फॉर्म है इस आर्किटेक्चरल का, इसे हम आर्क्यूट कहते हैं. Now we see the limestone cement was increasingly used in the construction. This was very high quality cement which when mixed with the stone chips and hardened into a concrete, and this made a construction of a large structure easier and faster. Take a look at the construction site in a figure 6. अब जो figure 6 है देखिए उसमें ये बताया गया है कि उसका कंस्ट्रक्शन साइट कुछ किस तरह का होता था, किस तरह के गेट्स जो है बनाए जाते थे, किस तरह उसका व्यू पॉइंट होता था, सारी चीज़ें जो हैं और इन सारी चीज़ों का इन पे ध्यान रखा जाता था. इसके साथ साथ जो है जिस तरह की सीमेंट को यूज़ किया जाता था, जिस तरह के पत्थरों को यूज़ किया जाता था ताकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सके और जो कॉन्क्रीट में कन्वर्ट हो सके, ये सारी चीज़ों के बारे में इस पर ध्यान दिया जाता था. अब हम चलिए देखेंगे आगे. So now we see the building temple, mosque and the tanks. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to be demonstrated the power, wealth and the devotion of the patron. Take the example of the
Raja Rajeshwara temple. An inscription mentioned that it was built by a king Rajendra Deva for the worship of his god. Raj Rajeshwaram. Notice how the name of the ruler and god was similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals worship in the temple, one god honored another. देखिए यहाँ पे जो है राजा राजेश्वरम जो मंदिर है वहाँ पे उनको जो है राजा ने बनाया था। दोनों के नाम जो थे काफ़ी हद तक सेम थे और उनका ये मंदिर बनाने का एक मेन रीज़न ये था कि वो उनकी बहुत ज़्यादा पूजा करना चाहते थे और इस तरह से ये था कि वो खुद को एकदम भगवान की तरह ही अपने आप को देखना, या कह सकते हैं वो एकदम भगवान की तरह ही खुद को अपने आप को समझना चाहते थे। तो इसलिए वो जो रिचुअल था वो कुछ इस तरह का बना हुआ था कि एक गॉड जो है वो दूसरे गॉड की पूजा कर रहा है, यानी राजेंद्र देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम जो कि भगवान थे। The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and the goddess of the allies and the subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by the king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temple, it seemed as if their bodies just rule of the gods on the earth. अब देखिए उस टेम्पल में जो है वो बहुत बड़ा टेम्पल होता था जो कि किंग्स ने बनवाया था, अदर किंग भी जो टेम्पल बनवाते थे उनमें और भी जो अदर गॉडेस होते थे, जो एलाइज होते थे, जो वो उसमें हुआ करते थे, जो जिनकी पूजा की जाती थी, इनके साथ साथ जो भी सब ऑर्डिनेट होते थे रूलर के, वो सारी चीज़ें जो हैं टेम्पल की किया करते थे और इस तरह से जो है भगवान की पूजा की जाती थी। नाउ वी सी द मुस्लिम sultans and the Padshahs did not claim to be a incarnation of the god, but Persian court chronicles described the sultan as the shadow of the god. An inscription in the Delhi mosque explained that the god chose Alauddin as a king because he had the quality of a Moses and the Solomon and the great lawgivers of the past. The greatest lawgiver and the architect was God himself. अब देखिए जो मुस्लिम सुल्तान थे जिनका नाम पादशाह था, उन्होंने क्लेम किया क्या कि वो बहुत अच्छे सुल्तान बन सकते हैं और वो भगवान की परछाई की तरह है। और वो जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो किस तरह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें बनने की, किस तरह से वो अच्छे कानून और सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद जो है उन्होंने अपने आप को वहाँ का जो है राजा घोषित किया था। As each new dynasty came to a power, king wanted to emphasize their moral right to be the ruler. Constructing a places of worship provided a ruler with a chance to proclaim their close relationship with God, especially important to an age of the rapid political change. Ruler also offered a patronage to the learned and the pious, and trying to transform their capital and the cities into a great culture center that brought fame to their rule and their realm. It was widely believed that the rule of a just king would be an age of the plenty when the heavens would not withhold the rain. At the same time, the making a precious water available by the constructing tank and the reservoir was highly praised. Sultan Iltutmish was a universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Kuna. It was called the House-e-Sultan or the King's Reservoir. Can you find it on a map 1 in chapter 3? The ruler often constructed a tanks in the reservoirs big and small for use by ordinary people. Sometimes these tanks and reservoirs are part of a temple, mosque और गुरुद्वारा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से किंग की जो पावर थी और वो किस तरह से रूलर को इतना पावर देती थी कि वो सही तरह से जो है वो सारी चीज़ों को मेंटेन कर सके। इसके साथ साथ उनका जो क्लोज रिलेशनशिप होता था भगवान के साथ वो उसको मेंशन करते थे, सारी चीज़ों को ऑफ़र करते थे। इसके साथ साथ जो है वो कई सारी चीज़ें जो है लोगों के लिए प्रोवाइड करते थे, कई सारे टैंक्स बनाते थे, वाटर रिजर्वेयर्स जो थे वो क्रिएट करते थे। कई बार ये टेम्पल्स में, मॉस्क में या जो भी अब गुरुद्वारा जो होता था वहाँ पे ही बनाए जाते थे ताकि जो भी ऑर्डिनरी पीपल है वो टैंक को यूज़ कर सके फॉर देयर ओन पर्पसेस। नाउ वाई वर द टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड? अब टेम्पल्स को बर्बाद क्यों किया गया, चलिए हम देखेंगे। बिकॉज किंग्स बिल्डर टेम्पल्स demonstrated their devotion of a god and their power and wealth. It is not surprising that when they are attacked one to another's kingdom, they often targeted this building in the early 19th century when the Pandya king
The Shrivala invaded Sri Lanka and defeated the king Sena. The Buddhist monk and the chronicler Damayanti noted that he removed all the valuables and the statue of the Buddha made entirely of a god in the Jewel palaces. The golden image of the various monsters, all the sea seized, and the below the pride of the Sinhala ruler had to be avenged. The next Sinhala ruler, Sena too, ordered his general to invade Madurai and the capital of the Pandya. Buddhist chronicle noted that the expedition made a स्पेशल एफर्ट फाइंड टू रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। अब देखिए उन्होंने जो है बेसिकली वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्ग जो थे या जो भी चीज़ें थी वहाँ से सारी चीज़ें वैल्यूएबल चीज़ों को रिमूव किया। कई सारी मूर्तियाँ जो है वहाँ से निकाल ली गई, सीज कर ली गई। तो ये सारे ऑर्डर जो थे वो सेना टू से और सेना वन से लिए गए थे। तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ें की। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with the prized statues seized from the defeated ruler. An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukya, the Ganesha statue, and several statues of a Durga, Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of a Bharava from the Kalinga of Orissa, and the Kali statue from the Palace of Bengal. Similarly, जो 11th century था वहाँ पे जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, उन्होंने एक शिव टेम्पल बिल्ड किया और उसके अंदर उन्होंने वही स्टैचूज़ रखे जो कि उन्होंने दूसरी जगह से सीज़ किए थे या फिर हम कह सकते हैं चुराए गए थे। फिर कहाँ कहाँ से उन्होंने कौन कौन से भगवानों को चुराया और रखा वो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। Sultan Muhammad of Ghazni was a contemporary of Rajendra I. During his campaign in the subcontinent, he also attacked the temple of the defeated king and looted their wealth and the idols. Sultan Mahmud was not a very important ruler at the time, but by destroying a temple, especially the one at the Somnath, he tried to be credited as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed the political might and military success by attacking or looting the places of worship of a defeated ruler, garden, tombs, and the fort. Under the Mughal, architecture became a more complex. Baba Humayun Akbar and specifically Shah Jahan were personally interested to the literature, art, and the architecture. In its autobiography, Baba described his interested in planning to laying out of a formal garden placed within the rectangular walled closures and divided into 4 quarters by artificial channels. अब देखिए यहाँ पे जो बिल्डिंग्स और गार्डन्स की बात की गई है तो यहाँ पे हुमायूं और अकबर के बारे में बताया गया है। लेकिन जो शाह जहाँ थे उन्होंने पर्सनली जो है ये इस लिटरेचर आर्ट के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सन थे आर्किटेक्चर के और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है कि किस तरह से बाबर ने उनकी इंटरेस्टिंग प्लानिंग को मतलब डिस्क्राइब किया है गार्डन के बारे में, किस तरह से वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए, उसके इंक्लोजर्स कैसे होने चाहिए, किस तरह से वो डिवाइड किया जाना चाहिए 4 क्वार्टर्स में बाय आर्टिफिशियल चैनल्स। ये सारी चीज़ों के बारे में वहाँ बताया गया है। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड द Chahalar Bagh, 4 gardens because of their symmetrical division into quarters. Beginning with the Akbar, some of the most beautiful Chahar Baghs were constructed by Jahangir and the Shah Jahan in Kashmir, Agra, and Delhi. There were several important architectural innovations during the Akbar's reign. For inspiration, tombs of his Central Asian ancestor तैमूर एंड द सेंट्रल टॉवरिंग टॉम एंड द टॉल गेटवे। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने बाकी की जो सेवरल आर्किटेक्चर है उनका इनोवेशन किया, जैसे अकबर का रीजन, अकबर के आर्किटेक्ट्स जो थे किस तरह के टॉम बना रहे थे और सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ here as you can see Bagh and built in the tradition known as the 18th paradise. Harshad Bishit, a central hall surrounded by 8 rooms, and the building was constructed by the red stones and the edge with a white marble. अब देखिए यहाँ पे बाग एंड बिल्ड के ट्रेडिशन के बारे में बताया गया जो कि 8 पैराडाइज के नाम से जाना जाता है, जिसका एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था जिसके आजू बाजू 8 रूम्स होते थे और ये बिल्डिंग जो है वो रेड सैंड स्टोन से बनाई गई थी जिसकी एजेस जो थी वो मार्बल की बनी हुई थी। It was during a Shah Jahan reign that the different elements of the Mughal architecture were forced together in the huge amount of the construction activity, especially in the Agra and Delhi, and the ceremonial halls of the public and the private audience, which is a Diwane Khas or a Aam.
were carefully planned. These courts were also described in the Chilhil Session 14 pillared halls प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कॉर्टयार्ड। अब देखिए इसके साथ साथ जो दीवाने खास हुआ करता था यहाँ पे, यानी जहाँ पे लोगों और बाकी लोगों को बुला के मेन सारी चीज़ें की जाती थी केयरफुल, उसको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा केयरफुली प्लान किया गया था। पब्लिक और प्राइवेट पर्पस से वहाँ पे काफ़ी सारे 40 पिलर हॉल बनाए गए थे और ये कि लार्ज कॉर्टयार्ड एरिया में उसे बिल्ड किया गया था। शाहजहाँ's audience halls were specifically constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslim at the prayer, since everybody faced the direction when the court was in a session. The idea of king as the representative of God on earth suggested by this architectural feature. अब शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था, वहाँ का जो रिसम्बल मॉस्क था, जो पेडेस्टल था, थ्रोन था, वो इस डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए था जैसे जब बेसिकली जब मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं तो जिस तरफ उनका सर होना चाहिए था, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली गॉड के डायरेक्शन में उनके हिसाब से करना चाहते थे, क्योंकि किंग जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे गॉड के, ऐसा उनका मानना था। The connection between the royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. The emperor's throne were a series of Appiara Dwara inlays depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. देखिए जो एम्पर का थ्रोन था वो कुछ इस तरह से ही बनाया गया था कि जो ग्रीक गॉड जो थे ऑर्फियंस थे, जो कि जब फ्लूट प्ले करते थे तो उस तरह से ही डिपिक्ट कर रहा था। It was believed that the Orpheus music could calm the ferocious beast until they decided together to peaceably. अब देखिए जो उनका म्यूज़िक था वो कुछ इस तरह का था कि वो बहुत ही ज़्यादा काम और पीस आपको महसूस करवाता था। इतना ज़्यादा जब मतलब जब वो सारी चीज़ें जो है टुगेदर बजती थी, या आप कह सकते हैं दोनों की जब आवाज़ें साथ में निकलती थी। The construction of Shah Jahan's audience hall aimed to be a communicate that the king's justice would treat the high and the low as equal, where all the could live together in harmony. और जो कंस्ट्रक्शन किया था शाहजहाँ के ऑडियंस हॉल का वो कुछ इस तरह था कि ताकि लोग सभी जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से फॉर द जस्टिस पर्पस, हर कोई वहाँ पे इक्वल हो, कोई हाई या लो ना हो, और इससे क्या है एक हारमोनी जो है वो बना रहे। In the early years of his reign, the Shah Jahan's capital was at Agra, a city where the nobility had constructed their homes, and on the banks of the river Yamuna. This was set in the midst of the formal garden constructed in the Chahar's Bagh format. The Chahar Bagh garden also had a variation that the historians described as the riverfront garden. In this dwelling was not located in the middle of the Chahar's Bagh but at its edge, close to the bank of the river. Shah Jahan adopted the river from the garden in the layout of the Taj Mahal. A grand architectural accomplishment of his reign was the white marble mausoleum was placed in a terrace by edge of the river and the garden was its south. Shah Jahan, अब देखिए यहाँ पे जो है उनके गार्डन के बारे में बताया कि वो रिवर के बाजू में किस तरह से था और किस तरह से उनका एम्परर रेसिडेंस जो है शाहजहाँ का बनाया गया था, ये उसी का मैप है। Developed the architectural form as a means to control the access of the nobles head to the river. In the new city of the Shahjahanabad that he constructed in the Delhi, the imperial place commanded the riverfront. Only the specifically favored nobles like his eldest son Dara Shukro were given to the access to the river. All other had to construct their home in the city away from the river Yamuna. और उनको जो है अपनी सिटी जो है थोड़ा, तो जो बाकी लोग थे उन्हें अपनी जो सिटी थी यमुना से थोड़ी दूर बनानी थी। Region and the empire, a construction activity increased between the 18th and the 18th century. There were also a considerable sharing of ideas across the region. Tradition of one region were adopted by another. In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the ruler were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and the Golconda. In the Vrindavan near Mathura temple were constructed in an architectural style that was very similar to the Mughal places of the Fatehpur Sikri. अब देखिए जो
विजयनगर का जो फोर्ट था वो उनका जिस तरह से एलिफेंट स्टेबल कर रहा था रूलर को, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और इससे जो है सुल्तानपुर बीजापुर जो गोलकुंडा था वहाँ का जो डिज़ाइन था उससे काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे, और इसलिए वो चाहते थे वृंदावन के नियर जो टेम्पल है वो भी कुछ उसी तरह के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का बने, और जो कि काफ़ी सिमिलर था फतेहपुर सिकरी के मुगल पैलेसेस से। The creation of a large empire that brought different regions under their rule helped in this cross the fertilization of artistic forms and the architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in the adapting a regional architectural style in the construction of their own building. In Bengal, for example, the local ruler had developed a roof that was designed to resemble that touched hut. The Mughal liked this bungalow in chapter 9. अब देखिए यहाँ पे जो है मुगल रूलर की एक पर्टिकुलर स्किल के बारे में बताया गया, जो कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था, किस तरह से उन्होंने अपनी ओन बिल्डिंग को जो है कंस्ट्रक्ट किया था इन बंगाल। Like for example, the local ruler had developed a roof that was designed to resemble the thatched hut, and Mughal liked this bungalow so much that it used in the architecture. The impact of the other region was also evident. In Akbar's capital Fatehpur Sikri, many of buildings bear the impact of architectural style of Gujarat and the Malwa. अब जिस तरह का उन्होंने अपनी जो सीलिंग थी जो यानी जो रूफ़ थी उस पर जिस तरह का डिज़ाइन बनाया था, इससे काफ़ी जो जिसे बांग्ला डोम कहते हैं, इसे मुस्लिम्स ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया था। और इसी तरह का आर्किटेक्चर जो है उन्होंने अपनी तरफ भी बनाने की कोशिश की, क्योंकि काफ़ी इम्पैक्टफुल था बाकी लोगों के ऊपर। इसके साथ साथ जो अकबर थे उनका जो फोर्ट था अपना फतेहपुर सिकरी में, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है उस पर इस तरह का इम्पैक्ट आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि गुजरात और मालवा की है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर वांटेड द 18th century, द आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप्ड अंडर देयर patronage and were constantly used and adapted by the other ruler whenever they tried to establish their own kingdom. और इसी तरह से जो भी अथॉरिटी थी मुगल्स की, उन्होंने भी बाकी सेंचुरीज़ की भी जो स्टाइल थी उन सारी चीज़ों को कवर किया, और इसके साथ साथ वैसी ही चीज़ें बनाने की कोशिश की जो कि लगभग उनकी तरह से मिलती जुलती हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्चर स्टाइल हो वहाँ का। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टेंटली यूज़ की जाने लगी, अडाप्टेड की जाने लगी फॉर इस्टेब्लिशिंग देयर ओन किंगडम्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे चर्च का एक फ़ोटो दिखाई गई है कि किस तरह से चर्च जो है वो आसमान को छूता हुआ यहाँ पे बनाया गया है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू फॉर द डे।